नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका भयानक टॉक पर, जहां हम आपको डर और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनाते हैं। आज का हॉरर पॉडकास्ट उत्तर प्रदेश के पिपरगांव के एक शख्स की है जिनका नाम अर्जुन है। तो चलिए अब यह कहानी अर्जुन जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। उसके साथ आप लोग कमेंट में अपना नाम और अपने गांव या शहर का नाम जरूर बताए। हो सकता है अगली हॉरर कहानी में आपका नाम लिया जा सकता है। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। मेरा जन्म एक बड़े संयुक्त परिवार में हुआ। हम लोग उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहते थे जिसका नाम पिपरगांव था। यह गांव हरियाली से घिरा हुआ था और यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि जो भी बीज बो दिया जाए वह लहलहा उठता था। गांव में हर किसी का आपस में अच्छा संबंध था, लेकिन हमारी सबसे बड़ी पहचान यह थी कि मेरे पिता इस गांव के मुखिया थे। मेरे पिता रघुवीर सिंह गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उनसे पहले मेरे दादा बलदेव सिंह गांव के मुखिया हुआ करते थे। हमारे परिवार का इस गांव में हमेशा से दबदबा रहा था, लेकिन यह बात सभी को रास नहीं आती थी, खासकर बगल के गांव नरोलिया के लोगों को। हमारा परिवार बड़ा था। हमारे घर में कुल 15-16 लोग रहते थे। मेरे पिताजी के 4 भाई थे और सभी अपने परिवार के साथ इसी घर में रहते थे। हमारा घर बहुत पुराना था लेकिन मजबूत था। इसे मेरे परदादा के जमाने में बनवाया गया था। बड़े बड़े आंगन, ऊंची दीवारें और अंदर से जुड़ी हुई कई कोठरियां थीं। हमारे घर में सब कुछ नियम से चलता था। सुबह होते ही घर की औरतें पूजा पाठ में लग जाती थीं, फिर खेतों के लिए मर्द बाहर चले जाते थे। दोपहर में सब एक साथ खाना खाते और शाम होते ही गांव के चौपाल में बैठकर कोई न कोई किस्सा शुरू हो जाता। हम बच्चों के लिए गांव किसी खेल के मैदान से कम नहीं था, लेकिन यह सब खुशियां धीरे धीरे खत्म होने वाली थी। हमें अंदाजा भी नहीं था कि हमारे गांव पर एक ऐसा साया मंडरा रहा है जो हमारी पूरी दुनिया बदल कर रख देगा। मैंने बचपन से ही अपने गांव और नरोलिया गांव के बीच दुश्मनी के किस्से सुने थे। जब मैं छोटा था तब यह बातें मुझे बस कहानियों की तरह लगती थीं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो समझ आया कि यह दुश्मनी बहुत पुरानी थी और इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। हमारे दादा बलदेव सिंह जब गांव के मुखिया थे, तब से ही नरोलिया के लोगों से हमारा टकराव शुरू हो गया था। असल में यह सारा झगड़ा जमीन को लेकर था। पिपरगांव और नरोलिया के बीच एक बड़ी उपजाऊ जमीन थी जिस पर दोनों गांव अपना हक जताते थे। मेरे दादा ने उस जमीन को हमारे गांव के किसानों में बांट दिया, जिससे नरोलिया वालों को यह लगा कि हमने उनकी जमीन हड़प ली। बस तभी से दोनों गांवों के बीच दुश्मनी चल रही थी। यह दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि नरोलिया के लोगों ने मेरे दादा को मारने की कई बार कोशिश की थी। एक बार तो मेरे दादाजी को जहर देने की भी साजिश हुई थी, लेकिन किसी तरह वे बच गए थे। गांव के लोगों ने हमेशा हमारे परिवार का साथ दिया और यही बात नरोलिया वालों को चुभती थी। दादाजी के बाद जब मेरे पापा रघुवीर सिंह मुखिया बने, तब भी यह दुश्मनी खत्म नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई। मेरे पापा एक सख्त इंसान थे। उन्होंने हमेशा अपने गांव के हक के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी इसी हिम्मत की वजह से नरोलिया के लोग उनसे जलते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने हमारी दुश्मनी को और गहरा कर दिया। मेरे पापा किसी जरूरी काम से शहर गए थे। नरोलिया वालों को जैसे ही यह बात पता चली, उन्होंने मेरे पापा पर हमला करवाने की योजना बना ली। शहर के रास्ते में एक सुनसान जगह पर घात लगाकर कुछ लोग पहले से ही खड़े थे। जैसे ही मेरे पापा वहां पहुंचे, उन पर हमला कर दिया गया, लेकिन मेरे पापा बच गए। उन्हें हल्की चोटें आईं, लेकिन किसी तरह वे गांव वापस लौट आए। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग भड़क उठे और नरोलिया के खिलाफ गुस्से में भर गए। हमारे घर के बुजुर्गों ने समझाया कि इस झगड़े को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन इस हमले के बाद दोनों गांवों के बीच दरार और गहरी हो गई थी। नरोलिया के लोग
अब खुलेआम हमें नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि उनकी नफरत इतनी बढ़ जाएगी कि वे हमारे पूरे गांव को तबाह करने के लिए काले जादू और टोटके का सहारा लेंगे। मुझे आज भी वह दिन याद है जब हमारा हंसता खेलता गांव अचानक एक सन्नाटे की चादर में लिपट गया था। मैं तब 18 साल का था। उस दिन हमारे गांव में एक शादी थी और पूरा गांव उसी में व्यस्त था। यह शादी मेरे चाचा की बेटी गुड़िया दीदी की थी। हमारे गांव में शादियां बहुत धूमधाम से होती थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, औरतें मंगल गीत गा रही थीं, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। सब खुश थे। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। हलवाई चौपाल के पास बड़े बड़े कड़ाहों में पूड़ियां तल रहा था। बारात की तैयारियां हो रही थीं और घर की औरतें मेहंदी और संगीत में मग्न थीं। मुझे याद है उस दिन पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस खुशी के मौके का फायदा उठाकर नरोलिया गांव के लोगों ने हमारे गांव पर कुछ ऐसा कर दिया जो आज भी सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। रात के लगभग 11 बज रहे थे। बारात आने वाली थी और मैं अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खड़ा था। अचानक गांव के बाहर वाले रास्ते से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। शुरू में हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कुछ जलाया जा रहा हो। कुछ ही देर में हमारे गांव के कुछ लोग वहां से भागते हुए आए। उनके चेहरे पर डर था। उनके कपड़े मिट्टी में सने हुए थे और कुछ के हाथों पैरों में हल्की चोटें भी थीं। वे हाँफ रहे थे और चिल्ला रहे थे, कुछ अनहोनी हो गई है, गांव पर कोई साया आ गया है। हम सब हड़बड़ा गए। चाचा और पिताजी तुरंत चौपाल की ओर भागे और हम भी उनके पीछे दौड़े। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के पास जमीन पर कई अजीब चीजें पड़ी थी। नींबू, सिंदूर, काले धागे और कुछ लकड़ी के छोटे छोटे पुतले जिन पर कीलें ठोकी गई थीं। पास में मुर्गे का कटा हुआ सिर पड़ा था और वहां से उठने वाली दुर्गंध असहनीय थी। गांव के सबसे बुजुर्ग गंगादास बाबा, जो पहले से ही कई तांत्रिक विद्या के बारे में जानते थे, यह सब देखकर कांप गए। उन्होंने जैसे ही उन चीजों को देखा, उनकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। उन्होंने पिताजी को इशारे से चुप रहने को कहा और फुसफुसाते हुए बोले, ये कोई मामूली टोटका नहीं है। ये नरोलिया वालों ने हमारे पूरे गांव के विनाश के लिए किया है। गांव के लोग सन्न रह गए। पहले तो किसी को यह सब समझ में नहीं आया, लेकिन फिर अचानक ही अजीब घटनाएं होने लगी। जो लोग वहां खड़े थे, उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उनकी सांसें रुक रही हैं। कुछ लोगों के शरीर में एक अजीब झुनझुनी होने लगी। एक बुजुर्ग आदमी जो वहीं खड़े थे, अचानक जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और मुंह से झाग निकलने लगी। गांव के लोग डर से कांप उठे। किसी ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर अकड़ चुका था। वहां मौजूद औरतें घबराकर रोने लगीं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन से हमारे गांव में जो कुछ हुआ, उसने हमारे पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। पीपल के पेड़ के नीचे मिले उन अजीब सामानों को देखने के बाद हमारे गांव की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। उस रात शादी जैसे तैसे निपट गई, लेकिन सुबह होते ही हमारे गांव में जो हुआ, उसने सबको हिलाकर रख दिया। सुबह गांव के लोग रोज की तरह उठे, लेकिन माहौल कुछ अजीब था। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कुछ दबा दबा महसूस हो रहा हो। मुर्गे बकरियों की आवाजें भी कम हो गई थीं और जिन घरों में हमेशा हलचल रहती थी, वहां एक सन्नाटा पसरा हुआ था। हमारे घर में भी कुछ अजीब हो रहा था। मेरी माँ, जो हमेशा सुबह सबसे पहले उठकर पूजा पाठ करती थीं, आज उनका शरीर भारी लग रहा था। उन्हें तेज सिर दर्द हो रहा था और जब वह मंदिर के सामने बैठी तो अचानक उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने पिताजी को आवाज दी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, शरीर में अजीब सी झुरझुरी हो रही है। पिताजी चिंतित हो गए, लेकिन उन्हें लगा कि यह सिर्फ थकान होगी। लेकिन फिर धीरे धीरे गांव के बाकी घरों से भी अजीब खबरें आने लगीं। गांव का एक आदमी, राम सुमेर काका, जो रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों पर जाते थे, वह बिस्तर से उठ ही नहीं पाए।
जब उनके घर वाले उन्हें जगाने गए तो देखा कि उनका शरीर अकड़ गया था और उनकी आंखें छत की ओर टिकी हुई थीं। वह जिंदा तो थे, लेकिन उनकी हालत किसी मुर्दे जैसी हो गई थी। गांव के दूसरे कोने में एक और घटना हो चुकी थी। पंडित मिश्रा जी के घर से जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थीं। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि उनका छोटा बेटा रवि अचानक अचेत हो गया था। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। गांव में हड़कंप मच गया। लोग इकट्ठा होकर चौपाल में जमा हो गए। पिताजी और गांव के बुजुर्ग वहां पहुंचे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। गंगादास बाबा, जो तंत्र मंत्र के बारे में काफी कुछ जानते थे, उन्होंने जब यह सब सुना तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह सिर्फ बीमारियां नहीं हैं, यह टोटके का असर है। नरोलिया वालों ने जो किया है उसका असर अब पूरे गांव में दिखने लगा है। गांव के लोग घबरा गए। कुछ लोग यह सब अंधविश्वास मान रहे थे, लेकिन जो घटनाएं हो रही थीं उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। और फिर जो हुआ उसने पूरे गांव को डरा दिया। रात के समय जब सभी लोग सो रहे थे, गांव के कई घरों में अचानक ही दरवाजों पर जोर जोर से धमाके होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर से दरवाजे पीट रहा हो। जब लोगों ने दरवाजे खोले तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर जले हुए काले धागे, नींबू और राख पड़ी हुई थी। गांव के लोग अब बुरी तरह डर चुके थे। हर किसी को लग रहा था कि कोई अनजानी ताकत गांव पर हावी हो रही थी। पिताजी और बाकी बुजुर्गों ने फैसला किया कि सुबह होते ही किसी तांत्रिक को बुलाया जाएगा जो इस रहस्य से पर्दा उठा सके। लेकिन तब तक हालात और बिगड़ने वाले थे। सुबह होते ही गांव के लोग चौपाल में जमा हो गए। हर किसी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रात में जिन घरों के दरवाजे खुद ब खुद पीटे जा रहे थे, वहां के लोग अब गांव छोड़ने की बातें कर रहे थे। पिताजी और गांव के बाकी बुजुर्ग इस बात से सहमत नहीं थे कि गांव छोड़ देना कोई हल है। लेकिन अब तक जो कुछ हो चुका था उसे देखकर सबकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। गंगादास बाबा ने कहा, हमें जल्दी से जल्दी किसी जानकार तांत्रिक को बुलाना होगा। इस टोटके का असर बढ़ता जा रहा है। अगर इसे समय रहते रोका नहीं गया तो गांव खत्म हो जाएगा। पिताजी और चाचा ने गांव के 2 लोगों को भेजा ताकि वे किसी अच्छे तांत्रिक को बुला सकें। लेकिन जब तक तांत्रिक आता, गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के कई लोगों ने देखा कि उनकी गाय भैंसें बिना किसी कारण अचानक बीमार पड़ने लगी। सुबह तक जो पशु ठीक ठाक थे, वे दोपहर होते होते जमीन पर गिरने लगे। उनकी आंखों में अजीब सा डर था और उनकी गर्दनें टेढ़ी हो रही थीं, जैसे किसी ने जबरदस्ती उन्हें घुमा दिया हो। गांव का ग्वाला शंभू काका अपनी सबसे अच्छी भैंस को लेकर भागते हुए चौपाल पहुंचे। भैंस की हालत बहुत खराब थी। वह जमीन पर गिरी हुई थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। कुछ देर बाद वह पूरी तरह शांत हो गई, मरी हुई। शंभू काका रोने लगे, ये सब क्या हो रहा है? मेरी भैंस बिल्कुल ठीक थी, ये ऐसे कैसे मर गई? गांव के बुजुर्गों को अब कोई शक नहीं रहा, यह सब उसी टोटके का असर था। गांव में अचानक मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो लोग बीमार पड़ रहे थे, लेकिन अब कुछ लोग सोते सोते ही मरने लगे। सबसे पहले बंसी काका की मौत हुई। वे रात में सोए और सुबह उठे ही नहीं। जब उनके बेटे ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो उनका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। इसके बाद सुनीता चाची की मौत हुई। उन्हें अचानक तेज बुखार चढ़ा और 2 घंटे के भीतर ही उनका शरीर ठंडा हो गया। गांव में डर बढ़ने लगा। अब यह साफ था कि जो भी टोटका किया गया था उसका असर तेजी से बढ़ रहा था। शाम होते होते गांव के लोग उस तांत्रिक का इंतजार करने लगे जिसे पिताजी ने बुलवाया था। आखिरकार रात के अंधेरे में गांव की ओर से एक आदमी लाल कपड़े पहने, गले में रुद्राक्ष की माला डाले और हाथ में एक चमड़े का झोला लिए गांव में आया। गंगादास बाबा ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। आइए बाबा, हमारे गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, हमें आपकी मदद चाहिए। तांत्रिक ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने गहरी आवाज में कहा, यह टोटका बहुत शक्तिशाली है, इसे करने वाला साधारण इंसान नहीं हो सकता।
इसे करने वाले की नीयत बहुत खतरनाक है। अगर इसे जल्दी नहीं रोका गया तो यह गांव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। गांव के लोग और डर गए। गांव में तांत्रिक बाबा के आगमन के बाद माहौल और गंभीर हो गया। हर किसी की नजर उस पर थी, क्योंकि अब यही एक उम्मीद थी जो गांव को इस मुसीबत से बचा सकता था। तांत्रिक बाबा ने सबसे पहले गांव के बीचों बीच एक गोला बनाया और उसमें बैठकर ध्यान लगाने लगे। कुछ देर तक वह बिल्कुल शांत बैठे रहे। फिर अचानक उनकी आंखें खुलीं और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, यह टोटका कोई आम जादू टोना नहीं है। ये बहुत पुराने और गहरे विद्या से किया गया है। करने वाला सिर्फ गांव को बर्बाद करना नहीं चाहता, बल्कि यहाँ के हर इंसान को धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेलना चाहता है। गांव के लोग सिहर उठे। ये सुनते ही पिताजी ने तांत्रिक से पूछा, बाबा, क्या इसे रोका जा सकता है? तांत्रिक ने गंभीरता से जवाब दिया, इसे रोकना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर सही समय पर सही उपाय किए जाए तो इसे खत्म किया जा सकता है। पर एक बात साफ है, जिसने यह टोटका किया है वह अभी भी गांव पर नजर रखे हुए है। अगर उसने हमारी योजना को भांप लिया तो वह और भी बड़ा अनिष्ट कर सकता है। गांव में पहले से ही दहशत फैली हुई थी और यह सुनकर लोग और ज्यादा डर गए। तांत्रिक के आने के बाद भी गांव में अजीब घटनाएं बंद नहीं हुईं। रात के समय कई लोगों ने महसूस किया कि उनके घरों के बाहर कोई घूम रहा था, लेकिन जब उन्होंने बाहर झांका तो वहां कोई नहीं था। कुछ घरों के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। एक रात रामकली बुआ के घर में रखे अनाज के बोरों में आग लग गई, जबकि वहां कोई दिया या चूल्हा जलता हुआ नहीं था। यह टोटके की ताकत बढ़ रही है, तांत्रिक ने कहा। गांव के कुछ बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि पूरे गांव को मिलकर हवन करना चाहिए, लेकिन तांत्रिक ने इस पर सहमति नहीं दी। यह टोटका सिर्फ पूजा पाठ से नहीं हटेगा, इसे करने वाले की मंशा बहुत गहरी है और हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा। तांत्रिक ने गांव के लोगों से पूछा, क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज मिली जो असामान्य हो? पिताजी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बाबा, पीपल के पेड़ के नीचे एक नींबू, कुछ राख और कुछ हड्डियां मिली थीं। यह सुनते ही तांत्रिक चौंक गया। उसने गहरी आवाज में कहा, जिसने भी यह किया है उसने इसे अधूरा नहीं छोड़ा, लेकिन इसका असर बढ़ाने के लिए उसे कुछ और करना पड़ेगा। हमें जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा कि यह किसने किया है। गांव के लोगों को यकीन था कि यह नरोलिया गांव वालों की ही चाल है, लेकिन अब सबूत की जरूरत थी। तांत्रिक ने गांव वालों से कहा कि आज रात कोई भी अपने घर से बाहर न निकले। उसने गांव के चारों कोनों पर कुछ तंत्र मंत्र किए और खुद गांव के बाहर जाकर बैठ गया। रात का माहौल और भी डरावना था। गांव पूरी तरह शांत था, लेकिन कुछ लोगों ने महसूस किया कि जैसे कोई गांव में घूम रहा हो। और फिर आधी रात को अचानक चीखों की आवाज आई। गांव के लोग डरकर घरों से बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि गांव के बीचों बीच तांत्रिक एक आदमी को पकड़कर घसीट रहा था। वह आदमी छटपटा रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हरकतें किसी सामान्य इंसान जैसी नहीं लग रही थीं। यह वही है जिसने टोटका किया था, तांत्रिक ने गरजती आवाज में कहा। गांव के लोग सहम गए। यह आदमी कौन था? क्या यह सच में नरोलिया गांव का था या फिर यह कोई और बड़ा राज था? तांत्रिक बाबा ने जिस आदमी को पकड़ा था वह छटपटा रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हरकतें किसी सामान्य इंसान जैसी नहीं लग रही थीं। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं। पिताजी ने हिम्मत करके तांत्रिक से पूछा, बाबा, यह कौन है? क्या यह नरोलिया गांव का आदमी है? तांत्रिक ने गहरी आवाज में कहा, यह आदमी उस टोटके का करने वाला नहीं है, लेकिन यह उसके प्रभाव में है। इसे किसी ने अपने वश में कर लिया है। गांव के कुछ लोग उसे पहचान गए। वह गणपत काका का बेटा रामधारी था, जो कुछ दिन पहले से ही गायब था। उसकी मां दौड़कर आई और रोने लगी, मेरे बेटे को बचा लो बाबा, इसे क्या हो गया है? तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और रामधारी पर जल छिड़का। अचानक उसने जोर से चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर तक वह कांपता रहा, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। रामधारी अब होश में आ चुका था, लेकिन उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता।
पिताजी ने उससे पूछा, तू कहाँ था इतने दिन? रामधारी ने जो बताया उसे सुनकर गांव के लोग दहशत में आ गए। कुछ दिन पहले जब मैं रात में खेत से लौट रहा था तो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर एक काला कपड़ा था और वह कुछ अजीब मंत्र बड़बड़ा रहा था। मैं डर गया और छिपकर देखने लगा। फिर उसने जमीन में एक मिट्टी का घड़ा दबाया और चारों तरफ लाल रंग की लकीरें खींच दी। मैं समझ गया कि वह कोई टोटका कर रहा है। जब मैं पीछे हटने लगा तो अचानक उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं और फिर मुझे कुछ याद नहीं। गांव में सन्नाटा छा गया, सबके चेहरे पर डर था। तांत्रिक ने गहरी आवाज में कहा, जिस आदमी को इसने देखा वही इस टोटके का असली सूत्रधार है। यह कोई साधारण टोटका नहीं था, बल्कि नरोलिया गांव के किसी तांत्रिक ने इसे बहुत सोच समझकर किया था। गांव के बुजुर्गों को अब पक्का यकीन हो गया कि यह सब नरोलिया गांव वालों की ही चाल थी। उन्होंने कई बार हमारे गांव को बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उन्होंने टोटके का सहारा लिया था। पिताजी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें अब इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें इस टोटके को तोड़ना होगा और यह पता लगाना होगा कि यह किसने किया है। तांत्रिक ने गांव के बीच में एक बड़ा हवन करवाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, हमें पहले उस जगह को साफ करना होगा जहां यह टोटका किया गया था। फिर पूरे गांव को एक साथ मिलकर हवन करना होगा। यह हवन आधी रात के समय ही होगा, क्योंकि टोटका भी रात में किया गया था। गांव के लोग अब तैयार थे। सबको लग रहा था कि अब इस मुसीबत का अंत होने वाला है। लेकिन तांत्रिक की एक चेतावनी ने सबको और डरा दिया। लेकिन ध्यान रखना, जिसने यह टोटका किया है वह इसे टूटने नहीं देगा। जैसे जैसे हम इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, वह और भी ताकत से हमला करेगा। गांव के लोग अब और भी चौकन्ने हो गए। हर किसी को इस हवन का इंतजार था, लेकिन साथ ही सबके मन में डर भी था। क्या सच में यह टोटका खत्म हो पाएगा या फिर कुछ और बड़ा अनहोनी होने वाली थी? गांव में सब कुछ दांव पर लगा था। अगर यह टोटका नहीं टूटा तो गांव पूरी तरह खत्म हो सकता था। तांत्रिक बाबा ने हवन की तैयारी शुरू कर दी। गांव के बुजुर्गों ने भी मदद की और सबने मिलकर गांव के बीचों बीच एक बड़ा यज्ञ कुंड बनाया। आधी रात के समय हमें हवन शुरू करना होगा, क्योंकि इसी समय टोटके की ताकत सबसे ज्यादा होती है। तांत्रिक ने कहा। जब रात हुई तो पूरा गांव हवन के लिए इकट्ठा हुआ। महिलाओं और बच्चों को घर के अंदर रहने को कहा गया, जबकि गांव के मर्द और कुछ बुजुर्ग तांत्रिक के साथ हवन में शामिल हुए। लेकिन तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और हवन की आग बुझ गई। तांत्रिक चौंक गए। वे लोग अब भी हमारी कोशिशों को नाकाम करना चाहते हैं। तभी गांव के बाहर हलचल होने लगी। कुछ लोगों ने देखा कि अंधेरे में कुछ परछाइयां हिल रही थीं। पिताजी ने फौरन गांव के कुछ नौजवानों को वहां जाने को कहा। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि नरोलिया गांव के कुछ लोग छिपे हुए थे। गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। तो यह सब तुम लोगों की चाल थी? पिताजी ने गुस्से से कहा। नरोलिया गांव का एक आदमी घबरा कर बोला, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस देखने आए थे कि तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन तांत्रिक ने गहरी आवाज में कहा, सच बताओ, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी जो तुम्हारे तांत्रिक की हुई है। यह सुनते ही उनमें से एक आदमी डर के मारे सच बोलने लगा। हमारे गांव के तांत्रिक ने यह टोटका किया था, लेकिन उसने कहा था कि जब तक यह टोटका पूरा नहीं होगा तब तक हम गांव पर नजर रखेंगे। गांव के लोग गुस्से से उबल पड़े, लेकिन तांत्रिक ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। अगर हम अभी हिंसा करेंगे तो टोटका टूटने के बजाय और मजबूत हो जाएगा। हमें पहले इसे खत्म करना होगा। तांत्रिक ने दोबारा मंत्र पढ़े और हवन में आहुति दी। धीरे धीरे आग फिर से तेज होने लगी। गांव के लोग चारों तरफ खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। तांत्रिक ने गांव के चारों कोनों में पवित्र जल छिड़का और फिर पीपल के पेड़ के नीचे गड़े हुए उस मिट्टी के घड़े को बाहर निकाला। जैसे ही उसने घड़े को बाहर निकाला, अचानक चारों ओर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं। तांत्रिक ने घड़े को आग में डाल दिया और जोर से मंत्र पढ़े, और तभी एक तेज धमाका हुआ। पूरा गांव हिल गया, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। हवा एकदम स्थिर हो गई
और चारों तरफ फैला अजीब डरावना माहौल धीरे धीरे कम होने लगा। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, टोटका खत्म हो चुका है। अगले दिन से गांव में सब कुछ बदलने लगा। बीमार लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे, मवेशियों की मौतें रुक गईं और घरों में अजीब घटनाएं भी बंद हो गईं। गांव के लोगों ने मिलकर नरोलिया गांव वालों को चेतावनी दी कि अगर वे फिर से ऐसी हरकत करेंगे तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। गांव फिर से वैसे ही हंसता खेलता गांव बन गया जैसा पहले था। तांत्रिक ने जाते जाते गांव वालों से कहा, बुराई जब भी हावी होती है तो हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि एक साथ मिलकर उसका सामना करना चाहिए। अगर इस गांव के लोग एक नहीं होते तो शायद यह टोटका कभी खत्म नहीं होता। गांव के लोग इस बात को कभी नहीं भूले। वे अब पहले से ज्यादा सतर्क और एकजुट हो गए और इस तरह एक खतरनाक टोटके की छाया से बाहर निकलकर गांव ने फिर से एक नई सुबह देखी। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। अगली हॉरर कहानी किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताइए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।